साल बाद आप कमबैक किए, जो आपके अपने हैं उनको क्या रिएक्शन रहा? मम्मी तो बहुत खुश हैं। मम्मी पापा बहुत खुश हैं क्योंकि इस साल उनका अमेरिका जाने का कोई प्लान नहीं था, तो मैं यहाँ पे आ गई, तो दे आर वेरी हैप्पी। मम्मी रोज़ नए नए पकवान बना के मुझे खिला रही हैं। और बॉलीवुड में? बॉलीवुड में मैं सबके साथ टच में नहीं थी। ऑब्वियसली जब मैं काम कर रही थी तो मैंने थोड़ी बहुत जो फ़िल्में की, तो थोड़े बहुत लोगों के साथ टच में थी। जो लोग मुझे पसंद थे उन्हीं के साथ मैंने टच में रखा। सबके साथ मैं टच में नहीं हूँ। तो एकाध लोग। और वैसे एक और चीज़ हो गई थी, जब मैं पहली बार आश्रम गई थी, जो मेरा ब्लैकबेरी था उसमें सारे मेरे कॉन्टैक्ट्स थे, वो ब्लैकबेरी खो गया। तो उसके बाद मैंने भी उस कॉन्टैक्ट्स को वापस लाने की कोशिश नहीं की। मैंने बोला ये प्रभु की इच्छा होगी कि मैं दूर ही रहूँ इन सब चीज़ों से। तो अभी आके मैं नए लोगों से मिल रही हूँ एक्चुअली। मैंने कई बहुत नए लोगों से मैं मिली हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है। मैडम, जैसा कि आपने कहा कि आपको भी 6 महीना हो रहा है रहना इंडिया में, तो आजकल 5 महीने, बेसिकली 4-5 महीने, हाँ। तो बेसिकली वेब सीरीज का दौर चल रहा है, तो आप फिल्मों के अलावा वेब सीरीज को देखेंगे या वेब सीरीज बनना चाहेंगे फ्यूचर? किसी ने पूछा था मुझे रिसेंटली वेब सीरीज़ के बारे में, लेकिन ये सारा डिपेंड करता है कि मुझे प्रोजेक्ट पसंद आता है कि नहीं। और एक चीज़ मैं ख़ास बोलना चाहती हूँ, मेरे ना मन से चीज़ें निकलती हैं। मैं एक उदाहरण देती हूँ। कुछ साल पहले किसी रियलिटी शो में मुझे उन्होंने फ़ाइनल किया, बड़े टीवी चैनल का, और बहुत अच्छी खासी मोटी रकम दे रहे थे मुझे, और बोले आपको बस 4-5 घंटे के लिए आना है, जज करना है, बच्चों का कंपटीशन है और बस कुछ नहीं। हम आपका 4-5 घंटे में काम ख़त्म कर देंगे और 15-20 डेज़ का आपका काम है। और बहुत अच्छी रकम उन्होंने दी। मैं तो खुश हो गई। मैंने बोला ठीक है, काम ठीक है, आई विल डू दैट। फिल्म में मुझे कुछ खास पसंद नहीं आ रही थी, तो वो मैं हाँ बोल के आगे आई घर, और योग करने बैठी, ध्यान करने बैठी। मेरा उस वक्त आश्रम में आना जाना था, तो मेरा 4-5 घंटे का योगा का प्रोग्राम होता था। तो 4-5 घंटे ध्यान व्यान करके जब मैं ध्यान से बाहर निकली, तो फर्स्ट थिंग मेरे मन में आया, चेक रिटर्न कर दो। मैंने बोला प्रभु नहीं, बहुत बहुत भारी रकम है, मुझे नहीं नहीं, मैं नहीं रिटर्न करना चाहती। और चेक देके उन्होंने भेजा था मुझे, बोले नहीं चेक रिटर्न कर दो। अब क्यों मेरे मन में वो बात आई थी, आई न्यू गॉड स्पोक टू मी, आई डोंट नो, बट मैंने वापस जाके चेक रिटर्न कर दी। और बहुत बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि कुछ आया है प्रोजेक्ट, और बहुत ल्यूक्रेटिव प्रोजेक्ट है, बहुत पैसे मिलने वाले हैं, और मन पे एक बात आई है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि वो गलत है मेरे लिए या गलत है किसी और के लिए, मेरे लिए उस वक्त शायद कुछ और है। मैंने क्या किया, उस रियलिटी शो को छोड़ के मैं लद्दाख गई साइकिलिंग करने। मनाली टू लद्दाख मैंने कितने किलोमीटर्स, मैंने 550 किलोमीटर मैंने साइकिलिंग की। मनाली टू लद्दाख ग्रुप में गई थी, और पैसे दे के गई थी। यहाँ मैंने चेक रिटर्न किया, और वहाँ खुद के पास पैसे दे के मैं साइकिलिंग मैंने की। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने जन्नत छू लिया वहाँ पे वो साइकिलिंग करके। तो कभी कभी मुझसे ये सारा करवा देते हैं भगवान जी, तो ये भी एक फैक्टर है कि प्रोजेक्ट अगर आएगा भी, पसंद भी आएगा, लेकिन मेरे दिल से बात निकलेगी ये नहीं और अभी नहीं, तो फिर मुझे उसको मना करना पड़ेगा, और शायद किसी और के पास चला जाएगा और अच्छा ही प्रोजेक्ट होगा। तो वो एक फैक्टर है, मुझे वो फैक्टर इन करना पड़ता है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, आई रियली डोंट नो। सो मैम, सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है? क्या मतलब किस बात के लिए आप यहाँ पे मुंबई में आए, मतलब इंडिया आए, या काम के सिलसिले को लेकर, या हम लोगों से मिलने, या मेरा ग्लैमर की दुनिया वापस एंटर करना, उसका क्या रीज़न है? कुछ एक बात सच में बताऊँ, मुझे पता नहीं कि मैं क्यों आई हूँ, बिकॉज़ मेरा आने का कोई प्लान ही नहीं था। मैं तो वहाँ पे सबर्ब्स में शिफ्ट हो गई थी। 2 साल सिटी में रहने के बाद मैं फाइनली सेटल हो चुकी थी। मेरा ग्रीन कार्ड आ चुका था, मेरा वहाँ पे काम वाम सब अच्छा चल रहा था, और मैंने सोचा सबर्ब्स में एक कोने वाला एक बहुत सुंदर सा अपार्टमेंट लेके मैं वहाँ पे सेटल हो जाती हूँ, और फिर बस आगे चलता रहेगा, मम्मी पापा आते रहेंगे। कैसे सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं फिर यहाँ पे आ गई, तो मेरा कोई मोटिव नहीं था आने का। तो आई रियली डोंट नो, आई एम गोइंग विद द फ्लो। कोई पर्पस तो होगा ज़रूर, उसको ही पता है कि क्या पर्पस है, एंड आई रियली डोंट नो, बट आई एम एन्जॉइंग इट, जो भी है। तनुश्री मैम, क्योंकि आपने मैरून 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 पहना हुआ है, और ओशो आश्रम में भी मैरून पहना जाता है। जब जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं मेडिटेशन के बारे में, क्या आपने क्या अनुभव किया, कैसी ज़िंदगी रही, और जब आप यहाँ पे कैसा फील करती हैं, अपने दोस्तों को बताती हैं इस बारे में बात होती है आपके, लोगों को आप अवेयर करते हैं कि ये भी एक ज़िंदगी, लेकिन एक वो भी एक चीज़ आप
एक्सपीरियंस मिली है? उनके आश्रम में तो मैं कभी गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने ओशो के काफ़ी बुक्स पढ़े हैं और उनका जो अध्यात्म जो उनके नज़रिए से जो भी उन्होंने कहा है, मैंने उनकी भी बुक्स पढ़ी है। मैंने सभी के बुक्स पढ़े हैं। ऐसा कोई धर्म नहीं है जो मैंने पढ़ा नहीं है, ऐसे कोई गुरुजी नहीं है जिनकी मैंने बुक्स पढ़ी नहीं है। एक आध टोले से लेकर सब मैंने पढ़ा है। एक वक्त था जो मुझ में इतनी भूख थी कि मैं 8-8 घंटे मैं एक टीवी चैनल आता है ना, गॉड टीवी करके, उसमें पास्टर्स वो सरमन देते हैं बाइबल के बारे में। मैं 8-8 घंटे योग ध्यान आध्यात्म से रिलेटेड मैं चीज़ों का मैं ऐसे मुझे लगता है कि मैं जन्म जन्म से भूखी हूँ और मुझे खाना चाहिए, और मैं 8-8 घंटे आध्यात्म रिलेटेड चीज़ों में मैं इन्वॉल्व होती थी। तो मैं जब मिलती हूँ लोगों से, मैं इम्पोज नहीं करती हूँ अपना कुछ उनके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने देखा है उनको इन सब चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। तो मैं एज ए ह्यूमन बीइंग मैं इंटरेक्ट करती हूँ, मैं डेमोन्स्ट्रेट करती हूँ जो मैंने सीखा है और जो मैंने पाया है, उसको मैं एक प्रवचन के हिसाब से मैं थोपना नहीं चाहती हूँ किसी के ऊपर, और उसका शायद असर भी नहीं होगा। लेकिन जिसको चाहिए, जिसको सुनना है, मैं उसको बोल सकती हूँ। अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं मुझे जितना पता है मैं बोल दूँगी। लेकिन मैं अपनी जीवन से, अपनी लाइफ से ये डेमोन्स्ट्रेट मैं करूँगी जो ज़रूरी है आज की डेट में। और ये भी मैं बोलना चाहती हूँ कि आज की डेट में हमारे कंट्री में बहुत यंग लोग हैं जो सुसाइड कर रहे हैं, जो हार मान के ज़िंदगी से ही वो ऑफ हो रहे हैं। और मैं भी उस एज में थी एक टाइम पे, जब मैं भी बहुत दुखी थी। मेरे लाइफ में भी मुझे लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है, या फिर कंट्रोवर्सी कुछ हो गई या कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपको लगने लगता है कि अरे यार सब ख़त्म हो गया। ये छलावा है, क्योंकि आपकी लाइफ में चाहे कितना कुछ अच्छा चल रहा है, एक चीज़ अगर ख़राब हो जाती है पर्सनल लाइफ में, किसी ने बंदे ने धोखा दे दिया, या किसी दोस्त के साथ कुछ अनबन हो गई, या फिर कुछ करियर में कुछ एक चीज़ कुछ हो गया, आपको लगने लगता है ये पूरा आपकी ज़िंदगी कंज्यूम हो गई। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आप उसको दूर से देखें तो ये एक छोटा सा हिस्सा है, वो पार हो जाएगा। लेकिन जो यंग होते हैं वो उस तरह से नहीं सोच पाते। ये विजडम एज के साथ आती है, समय के साथ आती है। अगर आप ज़िंदा रह गए तो आप एक दिन उसको पीछे मुड़ के देखोगे ज़रूर कि अरे यार वो तो मुझे बर्बाद कर देती वो सिचुएशन, या मैं तो मरी गई थी या मरी गया था, लेकिन मैंने वो डिसीजन नहीं लिया अपने आप को हानि पहुंचाने का, तो आज मैं मुड़ के देख रहा हूँ तो अरे यार वो तो पार हो गया। तो ये चीज़ मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि सबको पता है इस कंट्री में कि मेरे ऊपर से कितना कुछ निकला है। लेकिन अगर आज मैं खड़ी हूँ और ज़िंदा हूँ और खुश हूँ, तो आप ये सोचिए कि आप भी उस जगह पे जा सकते हैं। अगर आपने आज हार नहीं मानी और पकड़ के रखा ज़िंदगी को किसी तरह से भी, तो आप भी उस जगह पे जाके एक दिन आप मुड़ के देखोगे कि अरे यार बहुत तकलीफ़ हुई थी, लेकिन अच्छा वो मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि वो चीज़ें निकल गई और अब माहौल बदल गया। हर चीज़ बदल जाती है। कोई चीज़ जो जैसी है, चाहे कितना भी ख़राब हो और कितना भी अच्छा हो, वैसा नहीं रहेगा। एक टाइम पे आप सोचिए, आज से 20, 25, 30 साल पहले कौन सुपरस्टार्स थे? आज है वो सुपरस्टार्स? कोई उनके बारे में जानता भी है? नोबडी नोज अबाउट देम। जो स्टार्स थे, तो जो आज है सुपरस्टार्स, आज से 30, 25, 30, 40, 100 साल बाद nobody is gone. So everything is temporary. Whether it's great or whether it's shit, it's all going to be temporary. वो चीज़ मैंने खुद सीखी है, and I would probably like to tell everybody, because हमारे देश में बहुत डिप्रेशन है, बहुत लोग डिप्रेस्ड है, बहुत लोग हार मान ले रहे हैं। एंड मैंने बहुत सारे इंसिडेंसेस भी पढ़े हैं, अपनी इंडस्ट्री से पढ़े हैं। मुझे हमेशा लगता है कि अरे यार, मुझे जो राह मिली, मेरे जो दरवाजे खुल गए अध्यात्म के, जिन्होंने मुझे हेल्प किया, जिस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की, मुझे नेगेटिव से पॉजिटिविटी में लाने के लिए, मैं चाहती हूँ कि सबको वो हेल्प मिले। एंड सो मैं ऐसे वैसे ही बस। हाँ, और ना वो है किस तरीके से पाई? एक लाख जैसे कि आपके फैन एक लाख जैसे हेल्प। मैं एक बात बताऊं, मैं बचपन से, मेरे पापा एक चीज़ मेरे को बोलते थे कि तुमको पता है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा धर्म गुरु और संत महात्मा क्यों पैदा होते हैं? तो मैं बोलती थी पापा क्यों? बोलते क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा अंधकार है, इतनी बड़ी जनसंख्या वाली कंट्री है और सब एक दूसरे को चोंच मार रहे हैं,
और उनको खुद भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि वो कितना दुख पहुंचा रहे दूसरे को। माइंडलेसली बिना सोचे समझे आपने मुंह से अपनी बात निकाल दी। वो तीर जैसी होती है, एक बार निकल गई मुंह से तो वापस नहीं आती है, लेकिन उसका जो रिपरकशंस होता है, उसका जो असर होता है, वो उस इंसान की ज़िंदगी में शायद 10, 12, 20 साल, 50 साल तक रह जाए। तो अगर आप किसी को आज पकड़ के पूछो कि भाई तू ऐसे क्यों है, और अगर थोड़ा उस पर उसको याद आएगा उस 20 साल पहले उसने किसी ने मुझे ये बात बोली थी, मुझे बहुत दुख हुआ था, किसी ने कुछ किया था। ये चीज़ को बंद करना पड़ेगा। हर इंसान को ज़बान पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में जो आता है आप बोल देते हो, जो आता है आप लिख देते हो। सोचो यार, किसी को दुख पहुंचेगा, ये इतना सा ही अगर कोई कर लेना तो मैं तो वही सोचती हूँ, इतना मंदिर मस्जिद ये वो इतना धर्म को लेकर ये सब कपड़े पहने हुए हैं, सब इतना दिखावा करने की ज़रूरत नहीं। बस ज़बान पे कंट्रोल कर लो, बस उतना ही काफ़ी है। दूसरे आपकी किसी बोल से और किसी हरकत से दूसरे को दुख ना पहुँचे। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।